बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। नमस्कार दोस्तों, अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं आपका मेजबान डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल। अब गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हमारे साथ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और उनका साथ दे रहे हैं हमारे कम्युनिटी के कुछ छात्र, और वो हमें बताएंगे कि गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है और उसका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है। आज वो हमें बताएंगे अति परिवलय यानी कि हाइपरबोला क्या है और उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन IIT इंजीनियरिंग कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है हाइपरबोला। जैसे कि हम बता चुके हैं, हम कॉनिक सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं और कॉनिक सेक्शन में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हाइपरबोला। जी सर। ठीक है बच्चों, हिंदी में अगर बात करें तो उसका नाम होता है क्या? अति परवलय। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। आप लोग अपने बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे बताएं, इंट्रोडक्शन दें अपना। बताएं बच्चों। सर, मेरा नाम सीताराम राजपूत है। अच्छा। मेरा नाम आनंद कुमार है। और मैं नीरज उपाध्याय हूँ सर। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हाइपरबोला। हम इंग्लिश का वर्ड का नाम यूज कर रहे हैं हाइपरबोला, और हिंदी के वर्ड का नाम यूज करें तो उसको बोलेंगे हम अति परवलय। ठीक है बच्चों। जैसे कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन में हम हमेशा डिस्कस करते हैं जितनी भी आकृति होती है उनकी अपनी अपनी नाभि होती है ना? जी सर। केंद्र होते हैं, एक्सिस होती है। तो इसी प्रकार जैसे हमने पिछले अध्याय में बात की थी पैराबोला के बारे में और इलिप्स के बारे में, वहाँ भी हमने केंद्र के बारे में बात की थी, है ना बच्चों? जी सर। हमने एक्सिस के बारे में बात की थी, लघु एक्सिस के बारे में बात की थी, है ना? दीर्घ अक्ष के बारे में बात की थी, फोकस के बारे में बात की थी, है ना? नाभियों के बारे में बात की थी। ठीक इसी प्रकार आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हाइपरबोला, उसके बारे में, पॉइंट के बारे में, शीर्षों के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? जी सर। सर, हाइपरबोला का सर स्पेलिंग क्या होता है सर? हाइपरबोला का स्पेलिंग आप लोग जानते हैं कोई? चलिए मैं बताता हूँ। हाइपरबोला का स्पेलिंग HYPERBOLA। ठीक है बेटा? जी सर। ठीक है, तो ये हाइपरबोला हो गया। तो हाइपरबोला के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन के बारे में, क्या होता है हाइपरबोला और कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं हम। ठीक है बच्चों? जी सर। चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की। अगर बुकिश नॉलेज के आधार पर बताएं तो डेफिनेशन इस प्रकार बनती है कि एक ऐसा अति परवलय जिसके तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनकी तल से दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर अचर रहता है। दोबारा सुने, तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनकी तल से दो स्थिर बिंदु से दूरी का अंतर अचर रहता है, उस समुच्चय का जो कर्व बनता है उस कर्व को कहा जाता है अति परवलय। ठीक है बच्चों? जी सर। तो अगर मैं इसे अब डिफाइन करना चाहूँ तो सपोज करो मुझ पे ऐसे बिंदु चाहिए जिनका जो कलेक्शन कुछ इस प्रकार से हो, कोई ऐसा कर्व बनाए। अगर उसके किसी एक बिंदु पे कोई पॉइंट मैंने ले लिया P1, सही है, और दो निश्चित बिंदु जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनको मैं डिनोट कर रहा हूँ F1 और F2 से। जी सर। उनके बीच में कोई ऐसा बिंदु मैंने ले लिया P1 जिसकी डिस्टेंस F1 से और F2 से, दोनों का अंतर जो है एक नंबर आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने इनके बीच में एक दूसरा कर्व ले लिया है, पॉइंट ले लिया है P2। अब इनका डिफरेंस जो हो गया P2 F1 और P2 F2। ठीक है, इनका जो डिफरेंस आएगा वो, तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होना चाहिए। जी सर। ऐसे ऐसे पॉइंटों को मैं मिलाते चलूँ जो इन डिस्टेंस का, नाभियों से डिफरेंस को जो सेम आ जाए तो उसे हम बोलेंगे क्या? ऐसे ऐसे बिंदुओं का कलेक्शन क्या कहलाएगा? जो कर्व बनेगा उस कर्व को बोलेंगे अति परवलय। ठीक है बच्चों? जी सर। समझ आया आपको? जी सर। चलिए, अब अगर हमने ये जान लिया है कि अति परवलय की डेफिनेशन क्या होती है और अति परवलय होता क्या है, किन बिंदु का कलेक्शन होता है। ठीक है बच्चों? जी सर। तो अब हम जानेंगे कि जो नाभियां क्या होती हैं, है ना? जैसे मैंने बताया कि जी कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन में जितने भी आकृतियां होती हैं सबकी नाभियां होती है अपनी। जी सर। क्या कहते हैं नाभियों को बच्चों?
इंग्लिश में बोले तो सेंटर सर। सर सेंटर। फोकस। आनंद देखो सेंटर कहा है, सेंटर बोलेंगे नाभियों को। आप बताया नीरज? सर फोकस कहते हैं। फोकस कहा जाता है। ठीक है बच्चों। जी सर। सेंटर तो किसी और वर्ड को बोला जाता है जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं नाभियों को। नाभियों को इंग्लिश में कहा जाता है क्या? फोकस। फोकस। ठीक है, तो अगर आप समझते हैं नाभियों के बारे में, जैसे पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं, तो आप मुझे बताएं क्या यहाँ पे नाभियों को कैसे डिफाइन करेंगे? बताएं, अति परवलय के लिए नाभियों को कैसे डिफाइन करेंगे, या कितनी काउंटिंग नाभियों की हो सकती है? सर जैसा कि सर अभी आपने सर अति परवलय को परिभाषित करते हुए बताया था कि यदि अति परवलय को परिभाषित करना हो तो अति परवलय जो है तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिस बिंदु से स्थित जो दो निश्चित बिंदु है, जिस बिंदु से स्थित दो निश्चित बिंदु के बीच की दूरी जो है सर, उन दोनों दूरी के बीच का अंतर समान हो, तब अति परवलय का निर्माण होता है। जैसे कि यदि P1 यदि कोई एक पॉइंट है और मेरा दो निश्चित बिंदु है F1 और F2, और एक यदि P1 पॉइंट है तो P1 से लेकर F1 तक की दूरी P1 F1 हो गया, और P1 से लेकर F2 तक की दूरी P1 F2 हो गया। तो सर अब इन दोनों बीच की दूरी क्या हुआ? इन दोनों जो लाइन है इनकी दूरी हुआ P1 F2 माइनस P1 F1। तो अब ये हो गया मेरे पास P1 F2 माइनस P1 F1 हो गया। अब जैसा कि एक दूसरा पॉइंट लिया P2 से F1 की दूरी P2 F1, और फिर P2 से F2 की दूरी P2 F2। अब जो इन दोनों दूरी के बीच का अंतर हुआ सर वो हुआ P2 F2 माइनस P2 F1। ये जो दूरी हुआ और P1 F2 माइनस P1 F1 था, ये जो दूरी हुआ ये यदि समान हो जा रहा हो तो ऐसे तल में इन सभी बिंदुओं के समुच्चय को हम अति परवलय कह सकते हैं सर। तो आपने अभी नाभि के बारे में पूछा, तो जो हम उन दो बिंदुओं को फिक्स किए हुए हैं, जैसे F1 और F2 जो दो रेफरेंस पॉइंट निश्चित पॉइंट लिए हुए हैं सर, यहीं F1 और F2 हमारे अति परवलय का नाभि होता है सर। यही जो दोनों निश्चित बिंदु है सर, जिसके रेफरेंस से हम अति परवलय का निर्माण कर रहे हैं सर। हाँ, शाबाश बेटा। देखो जैसे नीरज ने बताया कि नाभियाँ वो होती हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया था, हम बार बार बात कर रहे थे निश्चित बिंदु ऐसा कह रहे थे हम लोग। जी सर। है ना? तो जिन निश्चित बिंदु की हमने बात की वही में एक्चुअली में आपकी क्या कहलाती है? नाभियाँ सर। ठीक है जी सर। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारे निश्चित बिंदु हैं, कितने निश्चित बिंदु की बात की हमने? 2 बिंदुओं की बात की। जी तो इस सर। प्रकार हमारी नाभियाँ कितनी हुई अति परवलय के लिए? 2, जिनको इंग्लिश के अल्फाबेट F1 से डिनोट करते हैं, F1 और F2। जी सर। F से डिनोट करते हैं, जो फर्स्ट नाभि है उसको F1 से, और जो सेकंड नाभि है उसको F2 से। अर्थात आपके जो फोकस होंगे कौन कौन से होंगे? F1 और F2। ठीक है बच्चों, समझ आया? जी जी क्या सर। होती है नाभियाँ? जी सर। चले तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो हमने नाभि तो डिस्कस कर ली, अब क्योंकि कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन में हम केंद्र की बात भी करते हैं। अभी जैसे आनंद बोल रहा था सर एक पॉइंट होगा, हमने फोकस के बारे में बात की, और आनंद बोला कि सेंटर होता है। तो बेटा जो सेंटर होता है उसी को हिंदी में कहते हैं हम केंद्र। जी सर। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अति परवलय के अंदर केंद्र को कैसे आप डिफाइन कर पाओगे? बताओ बच्चों। सर अति परवलय का केंद्र उसे कहते हैं जो दो नाभियों के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु को अति परवलय का केंद्र कहते हैं। जैसे सर दो नाभियां हमारे पास हो गई F1 और F2, तो इन्हें हम एक रेखाखंड से मिलाते हैं, और इन रेखाखंडों का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम सर अति परवलय का केंद्र कहते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो जैसे इन्होंने बताया कि 2 नाभियां होती हैं, अब हम एक काम करते हैं, इन 2 नाभियों से होकर एक रेखा पास कराते हैं। जी सर। ठीक है, जो कि आपके एक्स एक्सिस की तरह वर्क करेगी। ठीक है, जी सर। अब इन एक्सिस 2 नाभियों हैं, इन 2 नाभियों के जो मध्य बिंदु होगा, ठीक है, एक तरह का F1 और एक तरह का F2, इन 2 नाभियों को जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा? आपका केंद्र। जी सर। ठीक है बच्चों। जी सर। तो मैंने बेसिकली ये बताया कि जो 2 नाभियां हैं उनको मिला के हम रेखा बनाते हैं, एक रेखा है ना एक्स एक्सिस की तरह वर्क करती हो, और इन 2 नाभियों की जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाएगा? वो केंद्र। ठीक है बच्चों। जी सर। तो ये तो हो गया केंद्र के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक्सिस क्या होती हैं। जैसे मैंने बताया कि कॉनिक सेक्शन में अलग अलग एक्सिस होती हैं, है ना? जी जैसे सर। हमने पिछली बार इलिप्स के बारे में बताया था कि उसकी 2 एक्सिस होती हैं, एक लघु एक्सिस होती है और एक क्या होती है? दीर्घ एक दीर्घ एक्सिस होती है। इसी प्रकार इस वाले फिगर के अंदर जो कि हमारी अति परवलय है, अति परवलय में भी हम पे 2 एक्सिस होती हैं,
एक को कहते हैं अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ। एक्सिस और दूसरी को क्या कहते हैं संयुग्मी एक्सिस। जी सर। ठीक है, अब सर। अनुप्रस्थ अक्ष होती क्या है उसके बारे में बताया मुझे। सर अनुप्रस्थ अक्ष उसको कहते हैं जो नाभियों से गुजरने वाली रेखा होती है उसे अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं। जो सर नाभि जो दी गई हैं F1 और F2 तो उनसे होकर एक रेखा गुजर रही है जिसे हम अनुप्रस्थ अक्ष कह सकते हैं। हाँ आनंद सही कह रहे हैं। जी सर। हाँ बताओ, आप डिफाइन करो थोड़ा सा। सर जैसा कि इन्होंने कहा कि नाभियों से गुजरने वाली रेखा को अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं, यानी जो हमारी सर दो नाभियां F1 और F2 दी गई हैं तो इन रेखाखंडों को मिलाया गया और इन्हें इन रेखाखंडों को मिलाकर हम जो आगे रेखा खींच रहे हैं तो यही लाइन सर, इसी को हम लोग अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं। हाँ शाबाश बेटा। तो जैसे कि इस बच्चे ने बताया, जो नाभियां होती हैं, नाभियों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहेगी हमारी, वो अक्ष जो होगी वो क्या कहलाएगी, अनुप्रस्थ एक्सिस होगी। देखने में ये एक्सिस जो हमें एक्स एक्सिस की तरह वर्क नजर आती है ना। जी सर। जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल होती है। जी सर। है ना, तो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वो आपकी जो है अनुप्रस्थ अक्ष बन जाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, जी सर। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और हिंदी में अगर नाम बताएं तो उसका नाम बन जाता है अनुप्रस्थ अक्ष। ठीक है, जी सर। तो ये हमारी एक अक्ष होगी जिसको कह रहे हैं हम अनुप्रस्थ अक्ष। अब दूसरी अक्ष के बारे में बात करेंगे जिसको कहेंगे हम कॉन्जुगेट एक्सिस अर्थात संयुग्मी अक्ष। जी सर। इसके बारे में कैसे डिफाइन कर पाओगे आप, मुझे एक्सप्लेन करें, बताएं शाबाश बच्चों। सर जैसा कि सर अभी अनुप्रस्थ अक्ष के बारे में बताया गया था कि दो नाभियों के मिलने से जो रेखा प्राप्त होती है वो अनुप्रस्थ अक्ष होता है। तो सर अनुप्रस्थ अक्ष पर बहुत से लंबवत रेखा को खींचा गया, बहुत से लंबवत रेखा को यदि खींचा जाए और जो रेखा केंद्र से होकर गुजर रही है और वो जो लंबवत रेखा है उसको सर अनुप्रस्थ अक्ष का जो लंबवत रेखा है उसको हम संगूमी अक्ष कह सकते हैं। अर्थात इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि यदि केंद्र से होकर अनुप्रस्थ अक्ष पर कोई एक लंबवत रेखा खींची जाए उसी प्लेन में, उसी तल में, तो वह जो अक्ष होगा वो संयुग्मी अक्ष कहलाएगा सर। हाँ शाबाश बेटा। तो जैसे देखो नीरज ने बताया कि हमने जैसे डिस्कस कर रहे थे दो नाभियों के बारे में डिस्कस किया हमने पहले। जी सर। फिर हमने बात किया कि उस दो नाभियों से जाने वाली कोई रेखा है उसको हम बोल रहे हैं अनुप्रस्थ अक्ष बोला हमने। जी ठीक है? सर। अब जो दो अनुप्रस्थ अक्ष है उस अक्ष का जो मध्य बिंदु है, हमने बताया दो नाभियों के मध्य बिंदु को हमने केंद्र कहा। जी अब सर। उस केंद्र से जाने वाली और अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत कोई जो रेखा होगी उस रेखा को हम बोलेंगे क्या, आपकी संयुग्मी अक्ष। मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने ये कहा है कि जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो और जो केंद्र है जो वो केंद्र से जाने वाली और अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत जो रेखा होगी उस रेखा को मैं जो कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ संयुग्मी अक्ष। जी सर। ठीक है बच्चों, जी सर। इंग्लिश में नाम बात करूं तो उसे बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट है ना, एक्सिस। और नाम हो गया हिंदी में संयुग्मी अक्ष। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ अगर मैंने बोल दिया लंबवत, दो रेखाएं दो एक्सिस एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत होने का मतलब क्या हो गया बच्चों? लंबवत होने का मतलब होता है सर वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री की कोण बना रही हैं। अच्छा, एक दूसरे के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उसको हम लंबवत कह देते हैं। आप जी ऐसे कह रहे हैं? जी सर। ठीक है, शाबाश बेटा। तो इस प्रकार आज हमने ये जाना है अब तक कि हमने कि अतिपरवलय क्या होता है ना, और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हमने ये जाना कि नाभियाँ क्या होती हैं, जैसे कि मैंने बताया नाभियाँ जो स्थिर बिंदु होते हैं उनको हम नाभि कह देते हैं, है ना बच्चों? जी सर। अतिपरवलय का केंद्र वो होता है जो दो नाभियों के मध्य बिंदु होता है। अगर दो नाभियाँ दे रखी हैं उनके बीच की मैं एक लाइन खींचूं, उनको मिलाते हुए एक लाइन खींचूं, उन दो बिंदुओं के बीच में जो लाइन है उसका जो मध्य बिंदु होगा उसे हम कहेंगे अतिपरवलय का केंद्र। जी जी ठीक है सर। बेटा। फिर हमने बात की अनुप्रस्थ अक्ष के बारे में। अनुप्रस्थ अक्ष वो अक्ष होगी जो दो नाभियों से मिलाती हुई रेखा को मैं अगर खींचूं तो वो आपकी जो अक्ष है वो क्या कहलाएगी, अनुप्रस्थ अक्ष, जिसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। और फिर हमने बात की कि संयुग्मी अक्ष के बारे में। संयुग्मी अक्ष वो एक्सिस जो अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत होती है और केंद्र पे निकलती हुई होती है, उसे बोलेंगे हम संयुग्मी। ठीक है बेटा? जी सर। चलिए, ये तो हमने जाना मैथमेटिकली कि गणित के आधार पर कि हाइपरबोला होता कैसा है ना, और दिखने में कैसा होता है। अब मैं आपके साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जहाँ आपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ आपने हाइपरबोला को ज्योमेट्रिकली आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डे लाइफ में आपने जहाँ जहाँ हाइपरबोला को देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कैसे उसे ज्योमेट्रिकली डिफाइन करेंगे वो एक्सप्लेन करें।
ठीक है, चलिए पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सही है बच्चों? आपने बेटा उसके बारे में सुना होगा, पैराबोला के बारे में। सुनो बच्चों, आपने पैराबोला के बारे में सुना होगा, जी है ना? सर। पैराबोला की 4 कैटेगरी होती हैं। जी सर। जी सर। कौन सी? y इजिकल टू एक्स स्क्वायर और y इजिकल टू माइनस स्क्वायर, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, y इजिकल टू माइनस स्क्वायर और x इजिकल टू वाई स्क्वायर, y स्क्वायर और x इजिकल टू माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप मुझे बताएंगे पैराबोला की, हमने स्टैंडर्ड समीकरण की बात की थी, स्टैंडर्ड इक्वेशंस पैराबोला क्या क्या होती हैं? जैसे सर होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, शाबाश, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, गुड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। हाँ शाबाश आनंद। जैसे आनंद ने बताया y स्क्वायर इजिकल टू 4x एंड y स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4x और x स्क्वायर इजिकल टू 4ay और x स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4ay। सही है? जी अब सर। अगर हमें दो पैराबोला मिल जाएं, कौन कौन से? अगर हम बात करें y स्क्वायर इजिकल टू 4x और y स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4x, है ना? जी और सर। उनको शीर्षों की तरह से अपोजिट डायरेक्शन में हम प्लेस कर दें, ठीक है? जी पैराबोला सर। होता है, पैराबोला का शीर्ष भी होता है और एक होती है ओपन साइड। क्लोज साइड को हम बोलते हैं शीर्ष की तरफ से बोलते हैं, और ओपन साइड में क्या उसका मुंह खुला टाइप का होता है। जी जी सर। सर। हम बात कर रहे हैं पैराबोला की वो शेप जहाँ पे दोनों के दोनों साइडें क्या होती हैं? अपोज होती हैं, मतलब शीर्ष की तरफ से। जी सर। ठीक है, y स्क्वायर इजिकल टू 4x ले उसका शीर्ष और y स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4x उसका शीर्ष को अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? जी सर। अपोजिट डायरेक्शन में एक निश्चित रेखा पे हम प्लेस कर दें या निश्चित डिस्टेंस पे हम प्लेस कर दें, तो वो जो फिगर है वो क्या फिगर बन जाएगी? आपकी अति परवलय की फिगर बन जाएगी। जी सर। समझ पाते हैं आप? जी सर। ठीक है बच्चों? ठीक है, ये तो हो गया। इसे ऐसे ही अगर दूसरे पैराबोला की बात करें, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4ay, इसे भी अगर हम शीर्षों की तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करें एक निश्चित दूरी पे, तो वो जो फिगर है कुछ आपको बनती हुई नजर आएगी हाइपरबोला टाइप की। ठीक है, जी इसका सर, मतलब जी सर। बेसिकली बात हो गया कि दो अगर पैराबोलास को मैं शीर्षों की तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में रखूं, तो वो जो फिगर बनती है वो क्या फिगर बनती है? आपकी हाइपरबोला सर। हाइपरबोला। ठीक है बच्चों, ये तो जी हो सर। गया मेरी तरफ से एक एग्जांपल जिसको मैंने डिफाइन किया है ज्योमेट्रिकली। अब डेली लाइफ के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जहां आप इसको डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से। वो सारे एग्जांपल्स मेरे सामने शेयर करके बताएं अगर नॉलेज है तो। सर एक बार हमने क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया था, तो हम सारे दोस्त मिलकर प्लेग्राउंड में खेलने के लिए गए। तो हम जैसे ही खेलते हैं, चलो आनंद आप बताएं बेटा। सर मान लीजिए कि हम दो सर छोटे छोटे कटोरे लेते हैं और उन कटोरों को पेंदी की तरफ से सर हम उलट कर और निश्चित दूरी के साथ निश्चित दोनों के बीच की डिस्टेंस सर समान रखते हैं और उसे अपोजिट डायरेक्शन में रख देते हैं। यानी जिन उनका सर जो मुंह जो है वो खुला रहेगा, खुला भाग दोनों का एक दूसरे के अपोजिट रहेगा और उन्हें एक निश्चित बिंदु की दूरी के साथ रखते हैं सर। तो ये सर हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा हाइपरबोला का, अतिपरवलय का। हाँ देखो, जैसे आनंद ने बताया कि जो कटोरे होते हैं, कटोरा एक एग्जाम्पल हो सकता है आपका पैराबोला का। जी ठीक है सर। बच्चों, अगर हम कटोरा जैसा होता है, इसका एक तो होता है आपका सर्कुलर पाथ जिसे जहाँ पे हमें शीर्ष मिलेगा, और एक होता है ओपन फेज। ठीक है, जी तो सर। दोनों के जो शीर्ष वाले पार्ट हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में अगर रख दें और एक निश्चित दूरी की बात करें, निश्चित दूरी पे हम दोनों के शीर्षों को रिप्लेस कर दें, तो वो क्या जो आकृति कंबाइन आकृति बनेगी दोनों कटोरों की, वो दिखने में हमें जो नजर आएगी वो नजर आएगी आपकी हाइपरबोला की तरह। जैसा कि मैंने बताया, दो पैराबोला को शीर्षों की तरह से अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया। जी तो सर। क्योंकि पैराबोला आपका एग्जांपल होता है कटोरे का, है ना, ऐसे मान सकते हैं हम। जी तो सर। कटोरों को हमने एक निश्चित दूरी पे प्लेस कर दिया, तो जो कंप्लीट आकृति निकल के आती है वो क्या निकल के आएगी? आपकी हाइपरबोला। ठीक है बच्चों? जी सर। चलो गुड बेटा, और बताएं। सर जैसा कि सर सीरियल वगैरह में सर रामायण महाभारत ये सब जो होता है, तो कुछ भी चीज़ राक्षस भगवान ये सब में जब लड़ाई होता है तो देखने में आता है कि सर शंकर भगवान प्रकट होते हैं और शंकर भगवान अपनी डमरू को बजाते यूँ, कभी नारद भगवान भी आते हैं, लेकिन सर शंकर भगवान का सर जो डमरू है सर वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। सर जो डमरू है, यदि डमरू को भी यदि देखा जाए, यदि डमरू को यदि जो डमरू का जो बीच वाला पॉइंट है जो सटा हुआ है, जहाँ वो जुड़े जैसे- होते हैं। हाँ सर, जो डमरू का जो मध्य बिंदु है जो सटा हुआ है, उसको यदि थोड़ा सा यदि शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा यदि फैला देते हैं, मतलब थोड़ा सा उसको दूरी पर यदि कर देते हैं,
तो फिर ये देखने में आता है कि यदि मान लो यदि मैंने इमेजिन किया, मैंने कल्पना किया कि यदि मैं उस डमरू को पकड़ा हूँ और यदि मेरे हाथ में वो डमरू है, तो यदि मैं उसको यदि हॉरिजॉन्टली अपने हाथ को हॉरिजॉन्टली करते हुए यदि मैं रखा हूँ और उनके मध्य बिंदु में थोड़ा सा मैं दूरी रख दिया हूँ, जैसे कि अति परवलय का केंद्र का निर्माण हो गया हो, तो अब जब देख रहा हूँ तो चूंकि मैं अपने हाथ को हॉरिजॉन्टली रखा हूँ, तो अभी आपने सर बताया था कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है सर कि ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax का ही जैसा ये प्रतीत हो रहा है अति परवलय। और यदि इसको मैं यदि अपने हाथ को यदि वर्टिकली कर दे रहा हूँ, उस डमरू को पकड़े हुए मैं उदग्र दिशा की ओर कर दे रहा हूँ, उदग्र रूप से कर दे रहा हूँ, क्षैतिज न करके, तो अब ये जो मेरा डमरू है वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay वाला अति परवलय जैसा प्रतीत हो रहा है सर। शाबाश बेटा। देखो जैसे इन्होंने बताया डमरू का एग्जांपल लिया है ना, डमरू का जो दोनों साइडों से जहाँ से मतलब बजाते हैं तो आवाजें निकलती हैं, जी तो वो तो क्या कहलाएगा, ओपन फेस दोनों है ना। जी सर। और जो जहाँ से वो जुड़े होते हैं है ना, बीच का जो सेंटर होता है जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाएंगे आपके शीट्स वाले फेस हो गए। जी सर। अब कुछ ऐसा किया जाए या कुछ ऐसी स्थिति बनाई जाए कि वो किसी तरह से शीर्षों की तरफ से सेपरेट हो जाएं। जी सर। और उनको सेपरेट करके हम हॉरिजॉन्टल खींच दें और उनकी एक निश्चित दूरी को मेंटेन मान ले, हम रख ले, तो वो जो एग्जांपल बन जाती है वो क्या बन जाती है, आपका अति परवलय का एग्जांपल बन जाती है। जी सर। ठीक है, इन्होंने बताया अगर उसको, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल, अगर हम उसको वर्टिकली प्लेस कर दें है ना, डमरू को खड़ा कर दें और उसको वर्टिकली खींच दें और बीच में जो डिस्टेंस को मेंटेन, एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन कर दें, तो शीर्षों के बीच की दूरी निश्चित हो जाएगी और वो जो एग्जांपल बन जाएगा वो भी आपका अति परवलय का एक एग्जांपल बन जाएगा। जी। ठीक है बच्चों, यही कहना चाह रहे थे बेटा आप? जी सर। हाँ, शाबाश बेटा। और बताएं बेटा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। आप बताएं बच्चे, आपका नाम? मेरा नाम सर सीताराम राजपूत है। हाँ सीताराम, आप बताएं बेटा। सर एक बार मैं और मेरे फ्रेंड्स क्रिकेट खेलने के लिए गए, हमने 12 प्लेयर्स की टीम चुनी। जैसे हम ग्राउंड में खेलने लगे तो जैसे हमने शॉट मारा तो गेंद 2 टुकड़ों में टूट जाती है और वो एक हाइपरबोला का निर्माण कर लेती। 2 बोले टूट गई आपकी। आप मुझसे कह रहे हैं ना, एक बच्चे ने शॉट मारा और आपकी बॉल जो है 2 टुकड़ों में टूट जाती है। यस सर। तो 2 कटोरी टाइप की, मतलब आधे हिस्से में बच जाती है। जी सर। है ना, एक अगर मैं हिस्सा बात करूँ तो उसका एक मुंह खुला होता है और दूसरा जो है एक राउंड शेप में, वो सी शेप में टूट जाती है। हाँ, सी शेप में टूट जाती है। फिर क्या बोल रहे हैं आप? फिर सर हाइपरबोला का निर्माण करती है। हाँ ठीक है, तो जैसे आप बता रहे हैं कि 2 बोले, एक बोले हैं और जो 2 टुकड़ों में टूट जाती हैं, आधे हिस्से में टूट गई सपोज करो, जी है सर। ना, तो वो अपना में एक बन जाती है पैराबोला का एग्जांपल। एक पैराबोला होता है और दूसरा पैराबोला होता है। जी सर। अब उसको हम जहाँ वो जोड़ जुड़ रहा है उनका, ओपन फेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ उनका शीर्ष आता है, शीर्षों से एक निश्चित दूरी पे अगर मैं उन दोनों बोलों को रख दूं तो वो क्या हो जाएगा, आपका अति परवलय का एग्जांपल बन जाएगी। जी सर। ठीक है बच्चों? यस सर। चलो ठीक है, शाबाश। जैसे सर हम अति परवलय में एक और एग्जांपल ले सकते हैं 2 सी को सर। जैसे 2 सी हैं तो उनके जो 2 सी मतलब सी जो हमारा ABCD वाला सी होता है, इंग्लिश के अल्फाबेट की बात कर रहे हैं जी सर। जी सर। अच्छा, तो उनमें मैं सर 2 सी लेता हूँ। तो 2 सी को हम सर निश्चित दूरी पर अपोजिट डायरेक्शन में, जिस शीर्ष वाले डायरेक्शन में, शीर्ष का दोनों सी का जो शीर्ष है सर वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और निश्चित दूरी पर रखते हैं। हाँ। तो उससे सर जो आकृति बन रही है वो भी सर एक अति परवलय का उदाहरण है। ठीक है बेटा। तो बच्चों जैसे कि आज हमने जाना कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला के बारे में, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, अति परवलय, और इंग्लिश में कहते हैं हाइपरबोला। फिर हमने बात की डेफिनेशन के बारे में, है ना बच्चों? डेफिनेशन से आगे बढ़ के हमने बात की कि क्या होती है नाभियां। जैसे कि हमने बताया जो 2 निश्चित जो बिंदु होते हैं उन्हें नाभियां कहते हैं, है ना? फिर बात की हमने अति परवलय का केंद्र क्या होता है। केंद्र वो होता है जहाँ 2 नाभियां मिलती हैं और उनका जो मध्य बिंदु होता है। जी सर। 2 नाभियों को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु होता है वो आपका जो है केंद्र कहलाएगा। फिर हमने बात की एक्सिस के बारे में। एक्सिस एक अनुप्रस्थ एक्सिस, जो आपकी 2 नाभियों से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे बोलते हैं हम अनुप्रस्थ एक्सिस, और एक होती है कॉन्जुगेट एक्सिस जिसे बोलते हैं संयुग्मी अक्ष। जी सर। वो क्या होती है, लंबवत रेखा, अनुप्रस्थ अक्ष से जाने वाली और अनुप्रस्थ अक्ष पर जो लंबवत रेखा खींची और केंद्र से जो होकर जाती है, के लंबवत और केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे बोलते हैं हम संयुग्मी अक्ष। ठीक है बेटा, जिसे बोलते हैं जिसे संयुग्मी अक्ष। फिर हमने थोड़ा एग्जांपल्स के बारे में जाना, है ना? जी सर। ठीक है,
तो ये तो हो गया हाइपरबोला के बारे में। आगे आने वाले एपिसोड में हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ और कुछ नए बेसिस एलिमेंट के साथ जो हाइपरबोला को और आगे लीड करेंगे। ठीक है बच्चों? जी जी सर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अति परिवलय, जी हाँ, हाइपरबोला क्या है, इसकी तमाम जानकारी आपने सुनी। इसकी जानकारी हमें दे रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और उनके साथ थे कम्युनिटी के कुछ हमारे बच्चे। उम्मीद है साथियों आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा और जरूर कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया, इसकी फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर 0144 512 1190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी सुना जा सकता है साथियों, और उसके लिए लॉगिन करना होगा आपको www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल को दीजिए रुखसत। फिर से जुड़ूंगा गणित का और दूसरा नया प्रोग्राम लेकर। तब तक दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।